वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल में दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पहला लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और इन दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का क्या मतलब है? एक साथ सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का क्या मतलब है? कि सॉल्यूशन फाइंड करना। और सॉल्यूशन का फाइंड करने का क्या मतलब है? कि हमें वो x और y का वैल्यू फाइंड करना है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2,3 इसका सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब है कि x की जगह पर अगर हम 2 रखें और y की जगह पर अगर हम 3 रखें तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और अगर ऐसा एक भी सॉल्यूशन हुआ तो हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है। और कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कि इसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन है। इस सिस्टम के पास कम से कम एक सॉल्यूशन है। और उसमें भी हो सकता है कि इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो। और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन अगर इसके पास होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन यूनिक भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है। एक से ज्यादा के बाद यहां पर इनफाइनाइट क्यों लिखा हुआ है? दो भी तो हो सकता है, तीन भी तो हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट ही क्यों लिखा हुआ है? वो आगे चल के आपको पता चलेगा इसी लेक्चर में कि इनफाइनाइट क्यों लिखा हुआ है, दो या तीन क्यों नहीं लिखा हुआ है, एक के बाद डायरेक्ट इनफाइनाइट क्यों लिखा हुआ है, देखेंगे आगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, मतलब सारा वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हो। तो इस तरह का सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल में कौन सा हो जाएगा? इसे छोड़कर, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पर सबसे पहले लिख लेंगे अदरवाइज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो मान लेते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, मतलब सारा वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ सारा वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 0 तो उस तरीके का सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल का एग्जाम्पल में ये बोल सकते हैं हम। तो यहां पर बस हमें दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर एक भी सॉल्यूशन हुआ तो हम बोलेंगे सिस्टम हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। मतलब इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ? कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है। और कंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन कब बोलेंगे? किसी सॉल्यूशन को ट्रिवियल हम कब बोलेंगे? जब सारा वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 0 हो, तब हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन हमारा किस तरह का है? ट्रिवियल, अदरवाइज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमें दो वेरिएबल में दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसे सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालने का क्या मतलब है? कि वो x और y का वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले यहां पर हम बात करें कि ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है। मतलब a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? कि xy प्लेन पे ये क्या बना रहा है हमारा। तो यहां पर ध्यान रखिए कि ax प्लस बी वाई प्लस C1 नहीं, C रखते हैं ना, C ले रहे हैं सिर्फ। तो C इक्वल टू 0 किसे रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को। एक स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? ऐसा। अगर ये XY प्लेन मान लिए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को। इसके बारे में हम डिटेल में स्ट्रेट लाइन टॉपिक पे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो इस पर फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 किसे रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को इन XY प्लेन, अगर XY का बात हो रहा है तो। और यहां पर हमें दो इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है। मतलब यहां पर कितना लाइन है? दो लाइन है। सिंपल, दो इक्वेशन है मतलब दो लाइन है। फिलहाल इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे यहां पर। तो ये तो हम शायद छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एक इस तरह का अगर दो हमारे पास इक्वेशन दिया हो तो वहां से x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से कहने का मतलब 9-10 से। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे। क्या करेंगे यहां पर? पहला इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं b2 से, मतलब दूसरा इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं b1 से, मतलब पहला इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है
उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा देखेंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा b2a1 प्लस b1b2 इक्वल टू c1b2, और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा b1a2 प्लस b1b2। अच्छा ये x छूट गया यार, इधर x लिख लीजिएगा, इधर x छूट गया और इधर y, इधर भी x इधर y, इक्वल टू क्या आ जाएगा b1 c2 b1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसे हम नंबर 1 मान ले और इसे नंबर 2 मान ले और कर देंगे हम नंबर 1 माइनस नंबर 2, तो ऐसा करने पर क्या होगा कि y वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, y वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है ना हमारा। तो बचेगा क्या हमारे पास b2 a1 b2 माइनस b1 a2 x, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा हमारे पास c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है, और यहां से x का वैल्यू निकाला जा सकता है क्या? हाँ, इसे उस तरफ भेज देते हैं, इसे हम उस तरफ भेज देते हैं, तो यहां से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उस तरफ भेजने का क्या मतलब है कि इसको हम दोनों साइड हम डिवाइड कर रहे हैं इस क्वांटिटी से। अब ऐसा हम तभी कर सकते हैं, मतलब डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब नंबर हमारा कैसा हो, नॉन जीरो। तो सबसे पहले यहां पर हम कंफर्म हो जाए कि ये नॉन जीरो है। अब कंफर्म कैसे होंगे? ऐसा करते हैं ना, केस बना के लिख लेते हैं। केस 1, when a1 b2 माइनस b1 a2। डायरेक्ट कभी नहीं करिएगा, उस तरफ भेजने का ऐसा तो कुछ भेजा नहीं जाता है। मतलब एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, बोथ साइड में हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बोथ साइड में डिवाइड करने से पहले हम कंफर्म हो जाना चाहेंगे कि इसका वैल्यू नॉन जीरो हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल टू नॉन जीरो, तब भेज सकते हैं। और अगेन भेज सकते हैं कहने का मतलब तब डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। भेजने वाला तो कोई ऐसा चीज मैथ्स में होता नहीं है, वो तो बस बोलने के लिए होता है। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, c1 b2, थोड़ा और इधर लिख लेते हैं यार, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा c1 b2 माइनस c2 b1, और उस तरफ भेज दिए तो यहाँ पे बन जाएगा b1 b2 माइनस a1 b2 माइनस b1 a2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, c1 c2 b1 b2। हाँ, सेम चीज ही तो लिखा हुआ है, ओपन करके लिखा हुआ डिटर्मिनेंट को। और इसे लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका नाम देते हैं dx, ऊपर वाले का नाम देते हैं dx और नीचे वाले का नाम देते हैं d। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब है कि a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2 है ना, b1 a2। ऐसा करते हैं ना, a2 को इस तरफ लाते हैं और b2 को उस तरफ भेजते हैं। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तभी हम उस तरफ भेज पाएंगे, मतलब तभी हमारा x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से हम y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये d, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, d तो लिखा हुआ है। तो यहाँ से इसे ये भी हम बोल सकते हैं d इज नॉट इक्वल टू जीरो, d इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये d तो लिखा हुआ है ना, ये a1 b2 माइनस b1 a2, इसका नाम हम क्या दिए, d, मतलब ये d लिखा हुआ है, मतलब d इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों में से कोई बोल सकता है कि d जब हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। या फिर ज्यादातर टाइम हम दो वेरिएबल में अभी बात चल रहा है ना, तो ये याद रखेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यहाँ से आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये तो x का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें सिर्फ x का वैल्यू थोड़ी चाहिए, y का भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीका है। पहला, x का वैल्यू आपको मिल चुका है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रख दीजिए, तो वहां से आपके पास y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम पहला इक्वेशन को b2 से नहीं a2 से मल्टीप्लाई किए होते, मतलब दूसरा इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट से, और यहां पर b1 से नहीं
पहला इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट मतलब a1 से मल्टीप्लाई किए होते, और इस बार जब हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा x वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, x वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाता है, दोनों सेम आ जाता है, तो x वाला टर्म कैंसिल हो जाता है और वहां से हमारा y का वैल्यू निकल के आता है। और अगेन ये सब हमारा सेम रहता है, तो यहां से हमारा y का वैल्यू क्या निकल के आता है, लिखेंगे यहां पर y इक्वल टू a1 c2 माइनस c1 a2, और नीचे में सेम ही रहता, आप करके देखिएगा सेम ही आएगा। और अगेन इसे हम क्या लिख सकते हैं, इधर आ जाते हैं यार हम, इधर, ये कैसे हुआ, इधर से इधर, हाँ आ सकते हैं, वो तो कंप्यूटर का खेल है, वो किधर भी आ सकते हैं। अभी बीच में आ जाए क्या, देखिए बीच में आ गया, ये इधर ही ठीक था यार। तो लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर a1 a2 c1 c2, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं a1 a2 c1 c2, और नीचे वाले तो हमारा a1 a2 b1 b2 तो था ही, और ऊपर वाला का नाम देते हैं dy, और नीचे तो d है ही हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। और एक्स वाई का वैल्यू हमें कब मिलेगा, जब d का वैल्यू नॉन जीरो हो, d का वैल्यू हमारा नॉन जीरो हो, या फिर ये भी बोल सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और यहाँ से एक्स वाई का यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना, ये c1 c2 ये सब तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक्स वाई का हमारा यूनिक वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे क्या, यूनिक लिख दीजिए, ठीक है, यूनिक लिख दीजिए। और इसका एक नाम भी है, इसका एक नाम है क्या, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, याद रखिएगा क्रैमर्स रूल। आपको कई बार हो सकता है डायरेक्ट नाम से भी पुकारा जा सकता है, तो याद रखिएगा क्रैमर्स रूल मतलब यही एक्स और वाई का वैल्यू जो यहां से मिलेगा इस रूल से, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रैमर्स रूल कब एप्लीकेबल है या फिर कब वैलिड है, तो आप क्या बोलेंगे, जब d हमारा कैसा हो, नॉन जीरो, या फिर दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, देन वी कैन से दैट क्रैमर्स रूल इज एप्लीकेबल और वैलिड। ओके, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। और हाँ, इसे रटना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है, याद कर सकते हैं आप। याद कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर d मतलब क्या, x और y को डिलीट कर दी, उसके बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या बचा, a1 a2 b1 b2, सिंपल, ठीक है। और dx हमारा क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर पहले इसे ही हटा देते हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, a1 a2, तो d में से a1 a2 डिलीट कर दीजिए, बाकी सब एज इट इज। हाँ, a1 a2 की जगह पर डिलीट करने के बाद क्या रखेंगे, c1 c2, तो देखिए यहाँ पर c1 c2 रख दिए, और बाकी b1 b2 सेम ही है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको dy चाहिए तो y का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, b1 b2, तो b1 b2 को डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर क्या रख दीजिए, c1 c2, तो जो बना वो हमारा क्या बन गया, dy, मतलब a1 a2 c1 c2, देखिए सेम चीज ही तो लिखा हुआ है ना, सेम चीज लिखा हुआ है, a1 a2 c1 c2। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसे डिलीट कर देंगे यार, इस तरीके से आप समझ सकते हैं a1 c2 माइनस c1 a2, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। ये था हमारा d। और कुछ बचा गया यहाँ पर, हाँ, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये यहाँ पर मतलब हमारे पास कितना है, दो स्ट्रेट लाइन है। अब दो स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर देख लेंगे, दो स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना, यहाँ पर बात किए थे हम, ये क्या हो गया यार, यहाँ पर बात किए थे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो सॉल्यूशन यूनिक है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन कितना बार एक दूसरे को टच करेगा, एक बार टच करेगा तो हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर एक बार टच कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y, और x, y का वैल्यू हम यहाँ से क्रैमर्स रूल से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हमारा नॉन जीरो नहीं है, मतलब इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर केस 2 बना के चलेंगे, केस 2, केस 2, a1 क्या था हमारा, a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल टू जीरो। अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जीरो हो जाएगा, और राइट हैंड साइड अगर जीरो हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एस के जगह पे कुछ भी रखेंगे इसे सेटिस्फाई करेगा।
लेकिन अगर राइट हैंड साइड हमारा नॉन जीरो हुआ तब तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड जीरो और राइट हैंड साइड नॉन जीरो। ऐसा हो सकता है क्या? नॉन जीरो इक्वल टू जीरो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दो तरह का केस बनेगा, केस 2 और केस 3। साथ साथ ही लिख के चलते हैं। यहाँ पर इधर लिख लेते हैं थोड़ा, केस 3, दोनों को साथ साथ ही लेके चलते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, जीरो, A2 इक्वल टू जीरो। और दूसरा क्या था हमारा, C1B2 माइनस C2B1। ये या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, सिंपल, नॉन जीरो। अगर ये हमारा जीरो हो गया तो एक्स के जहाँ पे यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो एलएचएस भी जीरो, आरएचएस भी जीरो, बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, क्रैमर्स रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब ये नॉन जीरो हो, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बस नॉट इक्वल टू के जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू, मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पहले ही देख चुके हैं हम, नहीं देखे हैं यहाँ पर इक्वल टू में कुछ किए ही नहीं थे। तो सेम इसी तरह करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं C1B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2B1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C2 को इस तरफ भेजिए और B2 को उस तरफ भेजिए। तो यहाँ से बोल सकते हैं C1 बाई C2 इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है। और ये बोल रहा है B1 बाई B2, दोनों को मिला दे क्या? ऐसा करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर B1 बाई B2, ये बोल रहा है A1 बाई A2 के बराबर, तो A1 बाई A2 लिख देते हैं। और ये बोल रहा है C1 बाई C2 के बराबर, तो इक्वल टू C1 बाई C2 लिख देते हैं। मतलब अगर हमारा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 हुआ तो वहां पर हमारा कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे वो देखेंगे, यहाँ पर कितना होगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये था क्या हमारा, ये क्या था हमारा, डी तो था, मतलब डी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ये क्या था हमारा, डी एक्स, तो मतलब डी एक्स इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली डी वाई भी आपका जीरो, डी वाई भी जीरो। तो कंबाइनली हम बोल सकते हैं कि डी एक्स, इधर लिख लेते हैं, इधर आ जाते हैं, डी एक्स, डी वाई और डी सब अगर हमारा जीरो होगा तो सॉल्यूशन हमारा कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कुछ बचा गया? और कुछ तो नहीं बचा यहाँ पर। और यहाँ पर ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक के ऊपर एक है लाइन, तभी तो इनफाइनाइट आएगा, बहुत सारा सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एलिमिनेट करके, एलिमिनेट करके सिंपल एक्स और वाई का वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। कौन सा बचा, ये वाला? हाँ, ये वाला बच गया हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। और यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 बाई C2 इक्वल टू B1 बाई B2। अच्छा, नॉट इक्वल है ना, यहाँ पर नॉट इक्वल लगा देंगे। अगर दोनों कंबाइनली हम बोल सकते हैं, दोनों को अगर एक साथ अगर दोनों का बात करें तो B1 बाई B2, एक बोल रहा है कि हम A1 बाई A2 के बराबर है, ये वाला क्या बोल रहा है, A1 बाई 2 के बराबर है। ये क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर क्या बोल रहा है, B1 बाई B2 C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। तो हम कंबाइनली बोल सकते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। और यहाँ पर सॉल्यूशन कितना आएगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर डी कैसा है, डी तो हमारा जीरो है, बट यहाँ पर देख सकते हैं डी एक्स हमारा नॉट जीरो, या फिर अगर डी वाई भी नॉट जीरो हुआ, यहाँ पर लिखेंगे डी इक्वल टू जीरो बट एटलीस्ट, दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो वहां से नॉट इक्वल आ जाएगा हमारा, बट एटलीस्ट वन ऑफ, इधर तो यार जगह ही नहीं बचा, अच्छा नो सॉल्यूशन हटा देता है इधर, एटलीस्ट वन ऑफ डी एक्स और dy इज नॉन जीरो,
ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, तो तब हमारा सॉल्यूशन कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन। और हमें याद क्या रखना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और नो सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे, तो लाइन कैसा होगा हमारा, एक भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब दोनों में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं, तो लाइन कैसा होगा हमारा, पैरेलल। एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, पैरेलल बना क्या, नहीं बना, अच्छे से करेंगे। अब ठीक है, पैरेलल दोनों के बीच देख सकते हैं हम कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, तो हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल कर देख लेंगे क्या आ रहा है हमारा। तीन तरह का पॉसिबिलिटी बनता है यहाँ पर। नंबर 1 क्या, कि a1/a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो हमारा, मतलब a1/a2 और b1/b2 हमारा बराबर नहीं हो, तो ये देखते के साथ हम बोल देंगे सॉल्यूशन हमारा कैसा है, यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मिलेगा हमें किससे, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मतलब यहाँ से x और y हम निकाल चुके हैं इस तरीके से, मतलब क्या करते हैं, पहला इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट से, और दूसरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे पहला इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट से, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, x। इसी तरह हम y भी निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से हम x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। और या अगर आप याद रख सके तो क्रैमर्स रूल से भी निकाल सकते हैं, dx/d dy/d dx dy d कैसे देखते हैं हम, ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन। और कुछ बचा क्या, हाँ, लाइन कैसा होगा हमारा, एक ही सॉल्यूशन है ना, मतलब एक बार टच करेगा दो लाइन, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, सिंपल, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हो सकता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आपका आ जाए, तो तीसरा केस भी इधर ही लेके चलेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये c1/c2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, सिंपल। और कुछ हो सकता है क्या, यही होगा ना कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हम चेक कर लिए, लेकिन आगे इक्वल टू c1/c2 या तो होगा या तो नहीं होगा। तो अगर होगा तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, एलिमिनेट करके देख लेंगे कि x और y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल है या नहीं, लिख नहीं रहे, लेकिन अगर आपसे पूछे क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल है कि नहीं, नहीं एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो लाइन हमारा कैसा होगा, एक के ऊपर एक कॉन्स्टेंट लाइन, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन, सिंपल, पहले ही बात कर चुके हैं, नो सॉल्यूशन। और लाइन हमारा कैसा होगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो लाइन के टर्म में भी हम बात कर लिए, लाइन के हिसाब से भी बात कर लिए कि हमारा लाइन कैसा होगा, और सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ देख लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम जो भी पढ़े ना, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन तो यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा आपका सारा। ये स्लाइड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा का समरी है यहाँ पर कि कैसे हम फाइंड करते हैं। और dx dy के टर्म में तो लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर दो वेरिएबल में चल रहे हैं, तीन वेरिएबल में देखेंगे वहां पर सारा चीज हम dx d के टर्म में खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सब हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन दिया हुआ है हमें, दो इक्वेशन दिया हुआ है, कोई यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो क्या बताया था हमने, a1/a2, यहाँ पर a1 हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, a1 क्या हो जाएगा a², और a2 क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ गया, b, और b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, -b, और यहाँ पर क्या है, -b² अपॉन -b², और c1 हमारा क्या हो जाएगा, a² - b, और c2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 4b। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इधर ये -=0 यहाँ पर रहता है, ये भी उस तरफ रहता है, और -=0, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फिर माइनस में आता है ना,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों माइनस रहता तो ओवरऑल तो हमारा कैंसिल होकर प्लस ही बन जाता। तो ये राइट हैंड साइड इस तरह से लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी बहुत बार कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को, तो वो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो हमें इस तरीके से करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमेशा इसी फॉर्म में लेके जाइएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ से आपको आसानी होगा, ये माइनस सी अगर इधर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उस तरफ भेज दीजिए और फिर रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, पोजेस यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 का अगर हम बात करें, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए हमारा, ए स्क्वायर बाई बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बी था यार, ये स्क्वायर नहीं था, ये बी था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बी तो सारा कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस भी कैंसिल, क्या बचेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब हम बोल सकते हैं ए का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 1। यहाँ से क्या आ गया, ए का वैल्यू प्लस माइनस 1, और बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या फिर इसको इस तरीके से ये हम बोल सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से क्या, बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। हाँ सही, इतना ही सही है। अच्छा, नॉट इक्वल टू था यहाँ पर, सब जगह नॉट इक्वल टू कर लीजिएगा, ये नॉट इक्वल टू था यहाँ पर। तो इसे दूसरा इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट को हम कैसे लिखेंगे, माइनस से, एक्सेप्ट प्लस माइनस ऑफ 1 एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए और बी दोनों का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से। ए क्या हो जाएगा हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस ऑफ 1 एंड बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मतलब बी का वैल्यू कुछ भी रखिए, बट ए का वैल्यू आप प्लस माइनस 1 नहीं रखेंगे, तभी हमारा कैसा होगा सॉल्यूशन, यूनिक। आगे बढ़ेंगे, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कैसा होना चाहिए हमारा, ए स्क्वायर बाई बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 प्लस 4b। इन दोनों से हमारा क्या आया था, यहाँ पर नॉट इक्वल था ना, लेकिन यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल आएगा यहाँ से। तो इन दोनों से हमारा क्या आया था, ए इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1। अब ऐसा करते हैं ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इधर क्या बनेगा 2 प्लस एक बी से बी भी कैंसिल, और इधर बी जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 2 प्लस 4b इक्वल टू बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया फाइनली, 2 प्लस 4b इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है इसका रूट क्या है, 1 और 2, नहीं -1 और -2 है ना, -1 और -2 क्लियरली आपको दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर ले, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप b कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, b प्लस 1, और यहाँ पर अगर आप b कॉमन लेंगे 2b कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, b प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या गया, b प्लस 2b, अगर b प्लस 1 अगर आप कॉमन लेते हैं तब इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब, या तो ये 0 हो जाए, मतलब b प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से b का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये 2 था यार, यहाँ से b का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा -2, और यहाँ से b का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा -1। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट दिख जाना चाहिए। अब ये सब बेसिक चीज़ है ना, तो b का वैल्यू -1 और -2 दिख जाना चाहिए। और ये दिखा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमें सम प्रोडक्ट पता है तो इस तरीके से हम लिखते हैं ना, तो वहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर किसका एक रूट -1 रहा होगा और ये दूसरा रूट -2 रहा होगा। सम हमारा देख सकते हैं कि -3 आया तो माइनस माइनस प्लस 3b बन जाएगा, और प्रोडक्ट तो 2 है ही। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हो गया, क्वाड्रेटिक तो आप पढ़ के आए होंगे ना, ये तो क्वाड्रेटिक के बाद डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो फाइनल हमारा क्या आ गया, a इक्वल टू प्लस -1 और b इक्वल टू, यहाँ पर ही लिख लेते हैं फाइनल सॉल्यूशन, b इक्वल टू -1 -2।
तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, ये याद रखेंगे। और नंबर थर्ड का बात करें क्या? नंबर थर्ड में हमसे क्या बोल रहा है? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर नो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? ए स्क्वायर बाई बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2+4b, ये होना चाहिए। तो यहाँ से तो हम पहले ही देख चुके हैं, क्या आया था हमारा? ए इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1। और यहाँ से हम फिर से सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, पागल है क्या, हम फिर से सॉल्व करेंगे? इधर हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ से हमारा क्या आया था? बी इक्वल टू -1 -2। तो इस बार क्या आएगा? नॉट इक्वल टू आएगा, सिंपल। कहाँ गया यार? इस बार क्या आएगा हमारा यहाँ पे इन दोनों से? b इज नॉट इक्वल टू -1 -2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया कि a इक्वल टू तो +-1 हो, बट या फिर ऐसे लिख लेते हैं, b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आंसर, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये नोट है, यहाँ पर नोट है। अब यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब 3 लाइन है हमारे पास। अब 3 लाइन है तो कौन कौन सा केस बन सकता है हमारा? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक तो ये हो सकता है कि लाइन हमारा कैसा हो? कंकरेंट, मतलब इन तीनों के बीच सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो। और क्या बन सकता है? एक के ऊपर एक, 2 लाइन और तीसरा लाइन ये। और क्या बन सकता है? तीनों एक के ऊपर एक हो, हाँ ये भी बन सकता है। और क्या बन सकता है? नंबर 4, और क्या बन सकता है? अच्छा, सॉल्यूशन तो हमारा मतलब कि अगर टच कराना है तीनों को एक बार कम से कम, तो ये 3 ही हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रहा है यहाँ पर कि या तो कंकरेंट हो, फिर ऐसा हो, या फिर एक के ऊपर एक हो। इसके बाद फिर क्या आएगा हमारा? ऐसा आ सकता है, दो पैरेलल हो और एक इंटरसेक्टिंग हो दोनों के साथ। और कुछ हो सकता है क्या? इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी इसका हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है क्या? हो भी सकता है, लेकिन बाद में उस पर होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे। नहीं, लग तो नहीं रहा है अभी। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा, इस पे हमारा फोकस ही नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस ही गलत है। इस पे फोकस ही होना चाहिए। समझाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, वो समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग का, अगर ये सॉल्यूशन का अगर बात करें, कंसिस्टेंट का मतलब इन तीनों लाइन के बीच कम से कम एक सॉल्यूशन का, तो इन तीनों के अलावा कुछ पॉसिबिलिटी बन रहा है क्या? और तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये तीनों हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट। अच्छे से लिख लेंगे यार, कंसिस्टेंट। और ये दोनों तो क्लियरली दिख रहा है इनकंसिस्टेंट। कैसे पता चला कि ये इनकंसिस्टेंट है? एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसके लिए हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा करते हैं ना, दो में से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? dx/d। और y का वैल्यू क्या आ जाएगा? dy/d। और ऐसा हम क्यों कर पाए? क्योंकि a2/a3 इज नॉट इक्वल टू b2/b3। और ये हमें पता कैसे चला? इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक पॉइंट दे रहा है ना, तो ये क्रेमर्स रूल से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्रेमर्स रूल हमें पता ही है कब एप्लीकेबल है, यूनिक पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आ गया। अब एक्स और वाई का वैल्यू जो यहाँ से निकल के आया है, वो पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, क्योंकि ये इस पे भी लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a1 dx/d प्लस b1 dy/d इक्वल टू c1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 dx प्लस b1 dy माइनस c1 d इक्वल टू 0। ठीक है, और ऐसा करते हैं ना, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। dx के जगह पे आप dx लिखेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पर b1 dy माइनस c1
और यहाँ पर डी, डी कैसे आएगा हमारा, हम क्या बताए थे, एक्स और वाई को डिलीट कर दीजिए, बचा क्या, A2 A3, A2 A3 B2 B3, ठीक है, तो इक्वल टू 0। और डीएस कैसे पता करते हैं, एस का कोएफिशिएंट क्या है, A2 A3, तो A2 A3 हटा के हम क्या लिख देंगे, C2 C3, C2 C3, और जो बचा उससे एज इट इज हम लिख देते हैं B2 B3। इसी तरह डी वाई हम कैसे लिखेंगे, y का कोएफिशिएंट क्या है, B2 B3, तो B2 B3 हटा के क्या लिख देंगे, C2 C3, C2 C3, और जो बचा उसे एज इट इज हम लिख देते हैं A2 A3। तो इस तरीके से dx dy आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे इरेज कर लेंगे यार। हाँ, तो हम कहाँ थे, कहाँ थे, यहीं तो थे। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, A1 C2 C3 B2 B3, और B1 के साथ प्लस है तो B1 इधर लिख देते हैं, A2 A3, हाँ मैच कर रहा है, और C1 माइनस है ना तो C1 इधर लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस, हाँ मैच कर रहा है। तो एक तरीके से ये इसको ये ओपन करके ही लिखा हुआ है, इस तरीके से ये ओपन करके लिखा हुआ है, तो जो ओपन किया हुआ उसको वापस से हम इस फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, और इक्वल टू तो 0 था ही। अब ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाते हैं, क्या, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को, कहाँ गया यार, एक सेकेंड, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ऐसा करने पर इधर एक माइनस साइन बाहर निकल के आएगा, और चेंज कर दीजिए, सिंपल। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, B1 B2 B3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, C1 C2 C3, ठीक है। और ये माइनस साइन का कोई फर्क पड़ेगा क्या, राइट हैंड साइड 0 है तो बोथ साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड तो अभी 0 रहेगा, और इधर क्या बन जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये कंकरेंट लाइन हुआ तो इसका नाम देते हैं डी, फिलहाल डी, इसका नाम देते हैं डी, डी का वैल्यू हमारा 0 होगा। और डी है क्या हमारा, एक्स वाई को डिलीट कर दिया, उसके बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये कौन सा केस है, अभी तो हम फिलहाल इसका बात कर रहे हैं ना, नंबर 1 2 3, तो ये नंबर 1 का हम बात कर रहे हैं कि जब कंकरेंट लाइन होगा तब डी का वैल्यू 0 होगा। अच्छा, इसमें हो सकता है क्या नंबर 2 वाले के लिए डी का वैल्यू 0, हाँ आराम से हो सकता है। ये यहाँ पर देखिएगा, ये दो लाइन एक के ऊपर एक है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि dx और dy तो 0 होगा हमारा, dx dy और d तीनों 0 होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, dx dy और d तीनों 0 होगा। तो ये तीनों अगर 0 हो गया, ये तीनों अगर 0 हो गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0, और ये लिखा हुआ है क्या, इसी को तो ओपन करके लिखा हुआ है, तब भी ये हमारा d का वैल्यू 0 होगा। हाँ नंबर 2 में भी ओके, नंबर 3 में, नंबर 3 में, हाँ नंबर 3 में भी ओके ही लग रहा है मुझे। हाँ इस तरीके से समझ सकते हैं इसे, देखिएगा यहाँ पर ऐसे ऊपर ऊपर कुछ भी नहीं पार करना है यार, अच्छे से समझना है इसे, इधर इधर देख लेंगे। देखिएगा नंबर 2 के लिए, नंबर 2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से समझिएगा, कहाँ गया, A2 बाई A3 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, B2 बाई B3, कहाँ गया यार, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ सही हो गया, इक्वल टू एक के ऊपर एक लाइन है ना, तो इक्वल टू हम बोल सकते हैं C2 बाई C3 इक्वल टू मान लेते हैं K, ठीक है। और D हम किसे बोल रहे हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और हमें चेक करना है कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, A2 की जगह पे आप क्या A3 को उस तरफ भेजेंगे तो K टाइम्स ऑफ A3 आ जाएगा, तो पहले A1 B1 C1 को लिख देते हैं, A2 B2 C2 को लिख देते हैं, ठीक है, और ये हटा देते हैं A3 B3 C3 को लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं A2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ A3, सिमिलरली B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ B3, और यहाँ पर सिमिलरली क्या आ जाएगा हमारा, K टाइम्स ऑफ C3, ठीक है।
तो A1 B1 C1 पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ही हम देख सकते हैं अगर के सब में कॉमन है तो के को अगर हम बाहर निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा, A3 B3 C3। और यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि रो 2 और रो 3 हमारा सेम आ गया। अब एक डिटर्मिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम सेम आ जाने का क्या मतलब है कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है हमारा, 0। तो यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू हमारा क्या है, 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं D इक्वल टू 0। याद रखिएगा इस केस में भी हमारा क्या आ रहा है, D इक्वल टू 0। दो पैरेलल है ना, दो कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली तीसरा में भी अगर हम बात करें तो तीसरा में भी सेम ही लगा सकते हैं ना, दो को हम मान रहे हैं, एक को इग्नोर मारते हुए दो के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी सेम इसी तरह आएगा और यहाँ से D इक्वल टू 0। अच्छा इसमें आ सकता है क्या, ये फोर्थ केस में, ये फिफ्थ में पहले देख लेते हैं, इसका नंबर देते हैं 4, ये फिफ्थ। तो अगर हम फिफ्थ का बात करें तो फिफ्थ में हो सकता है क्या, फिफ्थ में देखिएगा यहाँ पर फिफ्थ का अगर हम बात करें तो ये कौन सा था हमारा, ये 2 3 दोनों के लिए था। और कौन सा बचा हमारा, फिफ्थ के लिए भी बात करें, फिफ्थ के लिए अगर हम बात करें तो फिफ्थ में हमारा क्या है, तीनों पैरेलल है। कहाँ चला गया यार, हाँ फिफ्थ में क्या है, इस तरह से है, तीनों हमारा कैसा है, पैरेलल। और पैरेलल के लिए हमें पता है क्या आएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, लेकिन वो लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ जाइए। और A2/A3 इक्वल टू B2/B3 चाहे तो आप लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू C1/C2 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू C2/C3, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, हाँ 1 और 3 भी तो पैरेलल है ना, तो वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं, A1/A3 इज इक्वल टू B1/B3। इसका नाम देते हैं हम, इसे C1/C2 हटा देते हैं यार, जब ये नॉट ही इक्वल है तो इसके लिए हम बात ही क्यों करेंगे। यहाँ तक इसका नाम देते हैं K1, के ही नाम देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पर A1 B1 C1, D क्या था हमारा, A1 B1 C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1 इक्वल टू क्या है हमारा, K टाइम्स ऑफ A2, तो इसे हटाकर हम लिख देंगे K टाइम्स ऑफ A2। और B1 हमारा क्या है, कहाँ गया, B1 हमारा क्या है, K टाइम्स ऑफ B2, K टाइम्स ऑफ B2, ठीक है। ये है हमारा D। अब ऐसा करते हैं ना, एक ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पर, रो 1 में से माइनस कर देते हैं K टाइम्स ऑफ रो 2, कर सकते हैं ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, C1 माइनस K टाइम्स ऑफ C2। और यहाँ पर A2 B2 C2 और यहाँ पर A3 B3 और इधर C3 था यार, C3, ठीक है। अब ओपन ही कर लेते हैं। अच्छा ये इधर था, ये 0 इधर है, ये इसे ही हटा के इधर कर लेते हैं, ये इधर उधर देखने में लग रहा था ना, B2 B3, ठीक है। अब ठीक है, अब ऐसा करते हैं इसे ओपन ही कर लेते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा, क्या हुआ है यार, हाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस, तो बस इसके साथ खुलेगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं C1 माइनस K टाइम्स ऑफ C2। और अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, नहीं मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा A2, इधर आ जाते हैं यार हम, A2 क्या है B3, A2 B3 माइनस माइनस यहाँ पर क्या बनेगा B2 A3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से हमारा इसे C2 C3 को हटा देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये नॉट इक्वल के लिए भी बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी हटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं पड़ रहा है कहीं पे। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम क्यों रखें यहाँ पर, तो यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना, A2 B3 माई इक्वल टू B2 A3, सबको अगर एक तरफ हम लाएंगे तो A2
B3 माइनस B2 A3 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0। और वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इसका वैल्यू क्या है हमारा 0। तो ये ओवरऑल भी हमारा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से तो डी का वैल्यू 0 ही आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस केस में भी डी का वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला हमारा, ये तो देख रहे हैं कि सॉल्यूशन है तब भी डी का वैल्यू 0 आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं है तब भी डी का वैल्यू 0 आ रहा है। यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं, लिखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर, एक चीज बोल सकते हैं कि जब हमारे पास कम से कम एक सॉल्यूशन है ना, तब तो डी का वैल्यू हमारा 0 आ ही रहा है। तो सबसे पहले ये बात को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करेंगे यार, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर हम ये तो बोल सकते हैं ना कि जब कंसिस्टेंट है, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक केस है, तो हम देख सकते हैं कि डी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 0। तो यहाँ से हम ये तो कंफर्म बोल सकते हैं कि डी का वैल्यू हमारा क्या आएगा 0। लेकिन जब डी का वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं डी का वैल्यू तो इसमें भी 0 आ रहा है, तो यहाँ से हम ये तो नहीं बोल सकते, मतलब अगर डी का वैल्यू 0 है तो यहाँ से हम ये तो नहीं बोल सकते कि कंसिस्टेंट है। हो सकता है कि वो कंसिस्टेंट हो और कंसिस्टेंट ना हो सकता है कि वो इन तीनों में से कोई एक केस हो, या फिर हो सकता है वो ये 5th नंबर भी हो। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, डी का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो वहां से हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ से नॉट इक्वल टू मतलब कंसिस्टेंट हो भी सकता है, ये हम नहीं बोल रहे कि नहीं होगा, मतलब ये गारंटी नहीं कंसिस्टेंट होगा ही, हो सकता है वो इनकंसिस्टेंट हो। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो डी का वैल्यू 0 होगा, ये गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम तीनों केस यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर टाइम देके हम इसे समझें। चाहते तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर ही निकाल देते कि हाँ देखिए डी का वैल्यू 0 है तो कंसिस्टेंट है तो डी का वैल्यू 0 होगा, ये ऊपर ऊपर निकाल सकते हैं, लेकिन समझने वाला बात है ना। फिर फायदा क्या हुआ, मैथ्स में कुछ भी रटने का नहीं है। अभी तक हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़े जिसको आपको रटना है, हर चीज समझना है, हर चीज लॉजिकल है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो इतना टाइम देकर इसे समझे हैं, तो आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर इसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस बात का भी ध्यान रखिए, डी का वैल्यू 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, तो ये तो हम ये पढ़ लिए, ये नोट यहाँ पर लिख लीजिएगा। हाँ समरी तो यही है हमारा, कंसिस्टेंट होगा तो हम वहां से बोल सकते हैं कि डी का वैल्यू हमारा कैसा है 0। और कंसिस्टेंट मतलब क्या, इस तरीके से या तो कंकरेंट हो जाए या तो एक के ऊपर एक, ये हम बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे, यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, इफ अ सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन, और 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हमें, 3 दिया हुआ है ना, हाँ 3 दिया हुआ है हमें, एंड दिस वन इज कंसिस्टेंट, देन प्रूव दैट ABC आर इन HP। और हमें पता है यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोल दिया, तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि डी का वैल्यू हमारा कैसा होगा 0। और हमें प्रूफ क्या करना है, ABC आर इन HP, मतलब B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ये तो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ के आए ना, और नहीं पढ़ के आए तो ये B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C कैसे आता है। ABC हमारा HP में, मतलब 1/A 1/B 1/C हमारा किस में होगा AP में। और यहाँ से जब आप 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/C माइनस 1/B करेंगे तो वहां से आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। पहले यही सॉल्व कर लेके, इस पे क्वेश्चन में बाद में आते हैं। हो सकता है कि सीक्वेंस सीरीज में आपको ये चीज नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जिक्र आता है, यहाँ पर भी हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, कुछ भी डॉट नहीं रहना चाहिए। तो ये AP में होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। ये तो सीक्वेंस का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1/B को उस तरफ लाइए तो यहाँ से आ जाएगा 2/B, और 1/A को उस तरफ ले जाइए तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1/A प्लस 1/C। अच्छा ये तो पता नहीं ये कैसे आया, कॉमन डिफरेंस।
डी, ये तो सेम कलर हो गया ना, इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, सिंपल, वापस से रेट पे आ जाते हैं। तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस सी, ये फिर सेम कलर हो गया यार, ब्लू ही रख लेते हैं परमानेंट, ठीक है, a प्लस सी अपॉन a प्लस सी आ गया, और AC सॉरी, AC, अब AC को उस तरफ भेजिए और B को उस तरफ, मतलब इसे AC को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2AC, और A प्लस सी को नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, B। तो B का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2AC अपॉन A प्लस सी। तो जब ABC आर इन HP कहने का ये मतलब है कि B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन तीनों का ये, इस सिस्टम का, ये सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट, देन प्रूव दैट ABC आर इन HP। तो कंसिस्टेंट डी का वैल्यू हमारा कैसा होगा, 0। अब डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर क्या है 1, इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, और इधर भी 1, मतलब 1 1 1, और वाई का कोएफिशिएंट 4a 3b 2c, 4a 3b 2c, और क्या है इधर 1 है, सॉरी a है, इधर b है, और इधर c है, ABC। तो इसका वैल्यू हमारा 0 होगा। अब डायरेक्ट खोले क्या, डायरेक्ट चाहे तो आप खोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए ना। ऐसा करते हैं, पहला ऑपरेशन लगा लेते हैं, कॉलम 2 में माइनस कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो ऐसा करने पर यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा ना, यहाँ पर 0 ही आ गया, और 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b, और यहाँ पर 2a। अब खोल देते हैं सिंपल। अब जा, इसमें कुछ नहीं करते क्योंकि सिंपल सा है, इसमें और कितना ऑपरेशन लगा के दिमाग खराब करेंगे अपना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 BC, और इधर क्या बचेगा -0, ठीक है, और -2a, और अंदर में क्या बनेगा C माइनस बी, और इधर क्या है प्लस a, और अंदर में क्या बनेगा 1 इंटू 0 0 माइनस बी, तो 0 माइनस बी। इसका वैल्यू कैसा आना चाहिए हमारा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इधर से आ जाएगा BC, और इधर से -2AC प्लस 2AB, और इधर से -AB का वैल्यू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, BC, और यहाँ से आ जाएगा 2AB माइनस AB मतलब प्लस AB, और 2AC को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस 2AC राइट हैंड साइड। B कॉमन अगर हम ले ले तो अंदर में क्या बचेगा A प्लस C, और इधर क्या है हमारे पास 2AC। तो यहाँ से हमारे पास B का वैल्यू क्या आ गया 2AC अपॉन A प्लस C, और शायद हमें यही प्रूफ भी करना था, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसे, यहाँ पर लिख लीजिएगा देयरफॉर ABC आर इन HP। अच्छा, हेंस प्रूफ और HP दोनों का शॉर्ट फॉर्म HP ही आ रहा है ना, ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है यार, ये हेंस प्रूफ दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा, एक हटा ही देते हैं, हेंस प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ABC हमारा किस में होगा, HP में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, सीक्वेंसेज और इसको मिला के पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन, और 3 इक्वेशन दिया आर कंसिस्टेंट देन प्रूव दैट। कंसिस्टेंट बोलते के साथ हमारा कैसा होना चाहिए, D इक्वल टू 0, सिंपल। कंसिस्टेंट मतलब D इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 3 क्या है A, 2 3 A, और क्या है 3 1 2, 3 1 2, इधर 1 -2 -b, 1 -2 -b इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट A माइनस बी इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना है। देखेंगे यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तो 2 के साथ क्या निकल के आएगा -b, और इधर माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और इधर क्या है -3, अंदर में क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू -b, तो -3b -2 इंटू a, तो माइनस माइनस +2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -2b +8 +9b -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 9 - 2 मतलब 7b, और इधर -6a। कुछ छूट रहा है कहीं पर क्या, कुछ तो छूट रहा है ये। अच्छा, ये वाला तो हम लिखे ही नहीं यार, ये इधर रह गया, छूट रहा था, वही मुझे लगा 2 ही कैसे आया, 3 टर्म आएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला याद रखिएगा, 1 3 2 6,
और माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये भी लिख लेंगे +6 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 7b और -6 से -a -7a और इधर 8 + 6 14 इक्वल टू 0। अगर बोथ साइड हम 7 से डिवाइड करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा b माइनस a +2 इक्वल टू 0। ए और बी दोनों को उस तरफ भेजेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू 2। और शायद हमें यही प्रूव भी करना था, मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखेंगे यहाँ पर कंसिस्टेंट बोल रहा है, मतलब सिंपल डी का वैल्यू हमारा कैसा 0 और डी हमारा क्या है, तो यहां से हमारा देखेंगे डी हमारा क्या है a+1 का क्यूब, ठीक है। और यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है a+1, ठीक है। और यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 1, ओके। यहां पर क्या है a+2 का होल क्यूब और यहां पर क्या है a+2 और यहां पर क्या है 1, ठीक है। और यहां पर a+3 का होल क्यूब और यहां पर a+3 और यहां पर 1, सिंपल। अच्छा इधर तो डंडा कैसे पाए यार, ये तो लास्ट में आ गया एकदम, ठीक है। हो गया हो गया हो गया हो गया। अब ऐसा करते हैं ना, अच्छा इक्वल टू 0, ये नहीं भूल जाएगा, इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं ना, इसे ऐसे यहां पर भी ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। एक ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 को इंटरचेंज कर दीजिए रो 3 से। अब दो रो इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस साइन बाहर निकल के आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1, ऊपर क्या चल जाएगा 1 1 1, यहाँ पर तो a+1 b+1 सॉरी a+1 a+2 और a+3 था ही, और इंटरचेंज किया है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा a+1 का क्यूब और यहाँ पर a+2 का क्यूब और यहाँ पर a+3 का क्यूब इक्वल टू 0। और इस माइनस साइन का कोई फर्क पड़ेगा क्या, माइनस साइन जो बाहर निकल के ऐसा करते हैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर तो 0 का 0 ही रहेगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर आप पहले मेहनत किए हैं तो स्पेशल डिटरमिनेंट पे, स्पेशल डिटरमिनेंट में हम पढ़ चुके थे क्या 1x x क्यूब 1y y क्यूब 1z z क्यूब का वैल्यू क्या होता है हमारा x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x प्लस वाई प्लस जेड। सेम यहां पर भी हम करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x माइनस वाई तो a+1 माइनस a+2 क्या आएगा हमारा -1, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा -1, और इन दोनों को माइनस करेंगे a+2 माइनस a+3, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1 और a+3 माइनस a+1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2। और इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a 3 + 2 + 1 मतलब 6 इक्वल टू 0। तो इसका 0 होने का क्या मतलब है, अगर 3 बाहर निकाल ले तो ये आ जाएगा -1 -1 2 3 a+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया हमारा -2, और शायद हमें यही फाइंड भी करना था। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 में हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू ही हमें निकालना था। तो a का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है -2। तो 4 सॉल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा आगे तो कुछ है नहीं ना, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल में 3 लीनियर इक्वेशन दिया हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर वीडियो में तो देख लिए कि 2 वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि 3 वेरिएबल होगा और 3 लीनियर इक्वेशन होगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।